नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है नवंबर और दिसंबर में, और एक बार फिर इस सत्र के शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को मौका दे दिया है। और मौका किस चीज़ का दिया है? मौका दिया है, एक मुद्दा भी दिया है जिस पे शीतकालीन सत्र तक वो अब जो है वो विरोध जता सकते हैं, हाहाकार मचा सकते हैं। और ये हर बार की तरह ही होगा। तो उम्मीद करेंगे कि इस बार भी जो है वो लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो बड़ा ही जोश के साथ जाएगा। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर होंगे, और वैसे ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ी बात जो सामने आएगी वो है कि जो लोग ये समझते थे कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की जो सरकार है, 4 जून 2024, याद कीजिए उस दिन जब भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, तो उसके बाद में पूरे देश में एक नैरेटिव तैयार किया गया कि नरेंद्र मोदी की हार हुई है। और वो पार्टियां जिनकी 30 से 40 सीटें थी वो भी इसमें शामिल है। कांग्रेस पार्टी जो खुद 3 डिजिट का आंकड़ा जो है वो छू नहीं पाई, 100 का आंकड़ा, वो भी जो है वो अपने आप की जो है वो नैतिकता के आधार पे अगर हम देखें तो जीत दिखा रही थी। और फिर उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो अलायंस के जो घटक दल थे एनडीए के, उनके साथ सरकार बनाई, और उनमें शामिल थे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तो पूरे देश में माहौल बनाया गया कि ये सरकार जो है वो बैसाखी की सरकार है। नरेंद्र मोदी उतने बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और पिछले 100 दिन का अगर उनके कार्यकाल का देखोगे तो आपको लगेगा भी कि शायद इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। लेकिन अब लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। और बड़ी तैयारी कौन सी, आपको पता होगा। नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो एक ही चीज के पक्षधर रहे, और वो है वन नेशन और वन इलेक्शन। पूरे देश में जो चुनाव है वो एक साथ होने चाहिए। हालांकि इसमें चुनौतियां भी बहुत है, लेकिन इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। और उस कमेटी ने, आपको पता होगा, चुनाव के दौरान, चुनाव से भी पहले हम कहेंगे कि मार्च के महीने में अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के सामने जो है वो रख दी थी। और उसके बाद में उस अगर जो कमेटी थी उसकी सिफारिशों पे अगर हम एक बार नज़र डालते हैं तो वन नेशन वन और इलेक्शन के बारे में वो रिपोर्ट क्या कहती है, तो रिपोर्ट ये कहती है कि पहला जो कदम है वो है लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव जो है वो एक साथ होने चाहिए। और उसके 100 दिन के बाद में स्थानीय निकाय के चुनाव जो है, या लगभग जो है वो 100 दिन की अवधि के अंदर अंदर जो है वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो जाने चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा था कि एक साथ चुनाव जो है वो होगा कैसे। आपको पता ही होगा, लोकसभा जिसकी समयावधि जो है 5 वर्ष की है, जबकि राज्यसभा उसकी समयावधि जो है वो 6 वर्ष की है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा, इससे पहले 1967 तक 4 बार के इलेक्शन पे अगर आप नज़र डालोगे तो वहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन सारे चुनाव जो है वो एक ही साथ होते थे। लेकिन उसके बाद में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कुछ नए राज्य बने, इससे जो चुनाव की जो समयावधि थी वो अलग अलग हो गई, और उसके बाद से अब तक जो है वो वैसा ही चलता आ रहा है। तो इसमें जो सिफारिशें जो दी गई थी कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव और उसके बाद में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी जो है वो एक साथ हो, तो इसमें आखिर ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि अगर एक साथ चुनाव होते हैं 2029 में, तो 2027 में समझ सकते हैं हम इसको, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव विधानसभा के 2027 में है, तो फिर क्या 2 साल बाद में विधानसभा को भंग करना पड़ेगा? तो इसका आंसर यही होगा, बिल्कुल। एक बार जो है वो भंग करना पड़ेगा, तभी एक साथ जो है वो चुनाव हो सकता है। दूसरा, इसमें एक चीज़ और है
जब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो चुनौती, एक सबसे बड़ी जो चुनौती ये है कि इस बिल को सबसे पहले संसद में पास कराना, क्योंकि कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब इसको संसद में पास कराने के बाद में विधानसभा से पास कराना, जो कि ज़्यादातर जो है वो आधे से ज़्यादा राज्यों में अगर हम नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। विपक्ष की जहाँ सरकारें हैं वहीं पे जो है वो मुश्किल हो सकती है। तो ये एक जो है वो बड़ी चुनौती है इस बिल को पास कराना। और अगर हम विधानसभा के इसमें जो है वो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर इसको या विधानसभाओं से इसको पास कराने से अगर बचाना है, तो फिर इसमें दो चीज़ें हो सकती है। एक, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 83, और आर्टिकल 83 है संसद में सदन की जो अवधि है उसको लेकर, और दूसरा है आर्टिकल 172 जिसमें राज्य विधानमंडलों की जो है वो अवधि का उल्लेख है। इन दोनों में जो है वो संशोधन करना पड़ेगा, और उस संशोधन के बाद जो है वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये आज जो कैबिनेट की मंजूरी थी उसके बाद से ये घोषणा हुई, और उसके बाद से ही विपक्ष की लगभग 15 पार्टियां, जैसा कि हम कह रहे हैं कि वो विरोध में उतर आई है। और इसके पीछे हम राजनीति से हालांकि एक एक जो है वो समझ भी सकते हैं, क्योंकि इससे क्षेत्रीय दलों के जो है वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो संभावना ये रहेगी कि राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर ज़्यादा हावी हो जाएगा। और उस स्थिति में आप समझ के देखिए, जैसे अगर सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है तो फिर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होगा। ऐसा जो है वो हम एक बार के लिए आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फायदे क्या क्या है उसको भी हम समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है चुनाव पे होने वाला जो हजारों लाखों रुपए का जो बजट है वो उसकी बचत हो जाएगी। दूसरा, एक आर्थिक लाभ तो होगा ही होगा, दूसरा इससे राजनीतिक स्थिरता भी आएगी। जो सरकारें या जो पार्टियां जो प्रमुखता से चुनाव लड़ती है, राष्ट्रीय पार्टियां, वो पूरे 5 साल के लिए चुनावी मोड में रहती है, तो उनको चुनावी मोड से बाहर आने का एक मौका मिलेगा, और वो उस समय को जो है वो विकास कार्यों में और दूसरे मुद्दों पर केंद्रित कर सकती है। ये इसका जो है वो सबसे बड़ा फायदा नजर आता है। बार बार जो चुनाव हो रहे हैं उससे मतदाताओं को भी मुक्ति मिलेगी। वो एक ही दिन जाकर अलग अलग जो है वो लोकसभा के लिए भी चुनाव कर सकते हैं, वो विधानसभा के चुनाव भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उससे उनका जो है वो समय बचेगा। तो ये मोटे तौर पर जो है ये मोटा मोटा एक आकलन है कि इससे फायदे क्या होने वाले हैं। लेकिन इसमें चुनौतियां भी है। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो चुनौतियां जो है वो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, तो एक तो है विपक्ष की सहमति। और विपक्ष जो है वो अभी तक, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, विपक्ष किसी बात को लेकर सहमत हो जाए ये तो आज तक जो है वो हमने इस इतिहास में तो देखा नहीं है। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती है, तो सबसे बड़ी चुनौती है वो है जो अभी विधानसभाएं जो नई नवनिर्वाचित होगी उनको भंग करना। अगर 2029 में ये स्टेप लिया जाता है तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और दूसरी, इसके बाद में सबसे बड़ी चुनौती होगी वो होगी प्रशासनिक, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने का मतलब है प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ज़्यादा जरूरत होगी। चुनाव ईवीएम से होते हैं तो भारी संख्या में जो है वो ईवीएम की ज़रूरत पड़ेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोचने की ज़रूरत है कि इसमें चुनौतियाँ कौन कौन सी है। तो फायदे हैं तो चुनौतियाँ भी है, और चुनौती ये भी है कि संविधान में बदलाव लाया जाएगा। तो ये सारी चुनौतियों को देखते हुए अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये स्टेप लेती कैसे है, और क्या इस स्टेप को लेने में कामयाब होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर मान के चलिए कि इस कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सबसे बड़ा कदम होगा जिसकी विपक्ष ने कल्पना भी नहीं करी होगी। दूसरा, इसके साथ में अमित शाह ने भी एक जो है वो बड़ा संकेत दे दिया। और बड़ा संकेत क्या दिया, अब तक जिस वक्फ बोर्ड को आपने देखा होगा, जब से वक्फ बोर्ड अधिनियम की बात हुई है बदलाव की, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा था। हालांकि आपने देखा होगा आजकल क्यूआर कोड के जरिए भी जो है वो आप किस धर्म के साथ सहमति, वक्फ बोर्ड के साथ सहमत हो या नहीं हो, उस तरह के सारे जो है वो वोटिंग वगैरह चल रही है। जो भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह है, डिबेट्स वगैरह है, उसमें भी इसकी बातें चल रही है। वक्फ बोर्ड को जो पावर दी गई 2013 तक, आपको पता ही होगा
और उसमें साफ तौर से अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति के ऊपर अगर अंगुली रख दे तो वो वक्फ बोर्ड जो है उसकी हो जाती है, या वो अपने अधिकार में उसको जो है वो आधिकारिक तौर पे वो अपना अधिकार जताता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आप उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते। इस तरह की पावर जो है वो वक्फ बोर्ड को दी गई थी। और इसमें आपने ये भी देखा कि अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का जो विधायक है, वो विधायक अभी जेल में है। क्यों है? क्योंकि वक्फ बोर्ड को ऐसी पावर दी गई है। उसने वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति थी वो गलत तरीके से लीज पे दी, उसके जो है वो धन जो था उसका दुरुपयोग किया गया। इस तरह की तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। और हद तब हो जाती है, आपको पता होगा, जब एक 1200 से 1300 साल पुराने मंदिर के ऊपर वक्फ बोर्ड ये कहे कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो फिर दिल्ली का संसद, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट खुद, ऐसी बहुत सारी जो संपत्तियां हैं जिस पे वक्फ बोर्ड जो है वो समय समय पर अपना अधिकार जताता आया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इस जो वक्फ बोर्ड जो अधिनियम है उसमें बदलाव की क्या क्यों ज़रूरत है। और अगर ऐसा होता है तो ये दूसरा सबसे बड़ा बिल होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो अपना एक जिसको कहें कि मुद्दा लेके चल रही थी, तो उसमें वो कामयाब होगी। क्योंकि इससे पहले हमने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर उसके अलावा धारा 370 का हटाना हो, वो जो सारे मुद्दे जो थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके चल रहे थे, उनको उन्होंने पूरा किया। और अब ये माना जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम कार्यकाल होगा। उसके बाद में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दूसरा प्रधानमंत्री हमें देखने को मिले। तो ऐसी स्थिति में ये नरेंद्र मोदी के लिए भी चुनौती है, लेकिन ये उनको करारा जवाब है जो ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी इस बार जो है वो बेसाखी की सरकार चला रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब इसका राजनीतिक फायदा कितना होगा ये तो आने वाले विधानसभा चुनावों में पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी इन मुद्दों को लेकर जो है वो सुर्खियों में आ गए हैं। क्योंकि अब तक आपने देखा कि विपक्ष लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में और एक बैसाखी की सरकार का, एक पंगु सरकार का जो है वो माहौल बनाने की कोशिश कर रखा था या कर रहा था। उसके बीच में इस तरह की घोषणाएं जो है वो जरूर एक करारा तमाचा ही होगा। क्योंकि अब जो है वो राजनीतिक गलियारों में मुद्दा बदल जाएगा, बहस का मुद्दा जो है वो बदल जाएगा और अब सीधा मुद्दा चला जाएगा, और वो है वक्फ बोर्ड अधिनियम, और दूसरा होगा वन नेशन वन इलेक्शन। अब राजनीतिक पार्टियां, उनकी बयानबाजी जो है वो आपको एक दो दिन में आपको पता लग जाएगा किस तरह की बयानबाजियां जो है वो सामने आने वाली है। क्योंकि ऑलरेडी कुछ पार्टियां जो है वो इसमें पहले से ही कूद चुकी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।